चलिए तो अब ध्यान दें, आज के टॉपिक को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक एक एक करके समझो। हम पहले भी बताए हैं कि टॉपिक को खूब बढ़िया से समझना है, इसमें कोई प्रश्न नहीं छूटे। पहला टॉपिक आज हम लोग का क्या है? बंगाल विभाजन। इसके बाद है गांधी का आगमन। इसके बाद है चंपारण सत्याग्रह। तब हम लोग चलेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ तक की पूरी बात हम लोग चलेंगे। सभी बच्चे को मालूम है बंगाल विभाजन की बात आपने सुना है, गांधी के आगमन की भी बात सुना है। इसमें गांधी कहाँ से आ रहे? दक्षिण अफ्रीका से आ रहे। एक इम्पोर्टेंट हम लोग बात पहले समझे। पहले देखो दो बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक परीक्षा में तथ्य पूछे जाते हैं छोटे एग्जाम, बड़े एग्जाम में तथ्य नहीं पूछे जाते हैं। यही सेक्शन से एनसीईआरटी की बात जो उठाएगा उसमें तथ्य नहीं है, न के बराबर है, एकदम कम। और इस तथ्य के बदले में यहाँ पर मुख्य रूप से जो भी बातें हैं उसका विश्लेषण। दो तरह की बात हम लोग को समझना है। हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, एनसीईआरटी का नाम इसीलिए दिया गया है कि हम लोग अभी तथ्यों पर बल नहीं देंगे। एनसीईआरटी पुस्तक में बहुत फैक्ट नहीं है, हल्का, ज्यादा उसमें बात विश्लेषण परख का। और इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या है, तथ्य की दृष्टि से आप संपूर्ण हो, लेकिन विश्लेषण में इन्हीं तथ्य से सोचना है, जोड़ना है और तब आंसर देना। अभी हम पहला नंबर आपका करने जा रहे हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। इसको हम पीकेटी बोलते हैं। ये पीकेटी का मतलब क्या है? प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, पूर्व ज्ञान की परीक्षा, कि पढ़ाने से पहले आपका ज्ञान कहाँ पे है, तब हम फिर इसके लय में चले। ये तो मुझे मालूम है कि आज का टॉपिक ही इतना हल्का है। बंगाल विभाजन, गांधी आगमन, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला, सब बच्चे पढ़ के बैठे हो। हम इसमें 10 क्वेश्चन अभी पूछने जा रहे हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्ट में। 10 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको हम अपने मन से दिए हो। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से हूबहू लिया गया लाइन है, हूबहू लिया गया लाइन है, एनसीईआरटी का ही लाइन है, एक भी क्वेश्चन अपने से नहीं लिए। और सबसे अच्छी बात है एनसीईआरटी में भी बड़ा क्लास से कम है, 8वां क्लास से लाइन। 8वां क्लास तो तुम लोग के आगे क्या है? चटनी है। 8वां कुछ है? कुछ नहीं। 10वां क्लास से लिया गया है और 12वां क्लास से लिया गया। तो 3 क्लास में 8वां, 10वां, 12वां से क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में जो बच्चे भी 5+ सही कर रहे हैं तो मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत सुपर चल रही। हाँ, मैं जान रहा हूँ कि तुम लोग सोच रहा होगा कि जी 5+, 10 में 10 से नीचे आवेगा, वो भी टॉपिक इतना सड़ी। अच्छा, कितने को 10 में 10 का अंदाज लग रहा है कि हमारा हो जाएगा? वाह, तब तो बहादुर बच्चे हैं। बाकी डरपोकन तो नहीं में कोई नहीं है रे। हाँ, तब ये सब भारी डरपोक। 10 में 10 है, बुलाएंगे यहाँ फिर हम, वैसा का नहीं ना। अरे यहाँ 10 में 10 कौन आएगा? जो सब उसी को पहले टिक मारना है और सब सही करेगा, वो चेक होगा। कौन है रे? अच्छा, 2-3 लोग हिम्मती है। चलिए आ जाइए। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। 10 में 10 हम लोग देखेंगे। ये पहले टिक लगाएंगे, बाकी लोग टिक लगाएंगे। क्वेश्चन आर पहले ही पीकेटी का पार्ट है, फिर हम लोग पढ़ेंगे और तब उस प्रश्न को चलेंगे। आ जाइए। गलत हो सही हो उससे मतलब नहीं है, कोशिश चलिए किए हैं। एक बहादुर के लिए ताली लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पहला क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है, सभी बच्चे सुनेगा,
और थोड़ा सा उधर आ जाओ, सब पढ़ लेगा। गरम पंथ सुन लो पहले, हम हट जाए मरबूदा। गरम पंथ वहां नहीं नजर आ रहा है, टीवी में कर दो, अरे टीवी में हो जाएगा। क्वेश्चन सुना जाए, पहले सुन लो। गरम पंथ के प्रमुख नेता लाल बाल पाल पर विचार करें। लाल बाल पाल पर विचार करें। पहला, स्वदेशी आंदोलन ने इन प्रमुख नेताओं को जन्म दिया। सही की गलत समझना है, असत्य कथन पहचानना है। तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष के क्षेत्रीय चरित्र की सूचना देता है। तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर था। असत्य कथन पहचाने। एनसीईआरटी है, तुम कितना गांधी जी पर पढ़ ले हो, अभी तो 10 क्वेश्चन आ रहा है, 10 हम लोग चेक करेंगे। हाँ, जो पढ़ा है बच्चा उन लोग से लगेगा, नहीं पढ़ा एनसीईआरटी तो नहीं होगा। ठीक मारो। कौन? बी। अच्छा, डी ऑप्शन भी देखने का इच्छा कर रहा है, डी देख लीजिए, आपका पसंदीदा चॉइस है, इनमें से कोई नहीं। सी है, चलिए ए सी है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग एक एक करके चले। पहला इन्होंने सी लगाया, सुन लो पहले, क्लास का किधर व्यू है हम पहले उसको देखें। कितने बच्चे ए लगाने जा रहे हो? ए, कोई नहीं, एक दो बच्चे। बी लगा रहे हो? बी बी। सी लगा रहे हो? सी। और डी लगा रहे हो? डी। इनमें से कोई नहीं। चलो अच्छी बात है, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे प्रश्न की बारी है। दूसरा क्वेश्चन सुनेंगे। दूसरा बहुत हल्का क्वेश्चन है, लंबा नहीं है। क्वेश्चन सुनेंगे। उदारवादियों में महात्मा गांधी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? गोपाल, बोलना नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, राम मनोहर लोहिया। केवल एक दो एक तीन पहले ही बनाएगा, उसके बाद तुम लोगों को वोटिंग करना है। किधर है? अरे सी, एक और तीन, एक तीन। अच्छा चलिए, क्लास का फीडबैक। कितने बच्चे ए में हो? ए। अच्छा, बी में है? बी। अली जिन्ना। अच्छा, सी में है? सी, बहुत ज्यादा पढ़ा है। और डी में है? वाह। चलिए, कथन कारण सुन ले। तीसरा क्वेश्चन 10 एक बार सुन लेना है, फिर चलते हैं हम लोग। कथन, महात्मा गांधी, गोखले और अली जिन्ना, महात्मा गांधी, गोखले और अली जिन्ना गुजराती मूल के थे और लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। तीनों लंदन में वकालत किए, तीनों लंदन में वकालत किए, और जेबी कृपलानी वकील नहीं थे। अगर ऊपर गलती डी मारे, नीचे गलती सी मारे, दोनों सही ठीक से सोचे, रिलेटेड है तो ए मारे, बिना रिलेशन बी मारे। ऊपर गलती है तो आंसर डी मारे, ऊपर गलती डी मारे। कितने बच्चे को डी लग रहा है? ऊपर गलती डी मारे। वाह, बहुत तो अच्छा पढ़ा। सी कितने बच्चे हो? वाह। बी, दोनों सही, रिलेटेड बात नहीं है। ए, कोई सुधारना है तो सुधार सकते हो, सुधार दें कि सही? लॉक कर दे? चलो लॉक करवा लिए। ये तो, अरे ये तो ढेरे सही करेगा रे। कथन, कथन, गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति, पहली सार्वजनिक उपस्थिति भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। तुम लोग मत बोलो, इसको चलना है। अगर ये गलत है तो डी हो गया, सही है तो आगे पढ़ेगा। गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुआ। सही की गलत? हाँ, गांधी की पहली सार्वजनिक, सार्वजनिक माने भीड़ में, गलत है तो ऊपर गलत तो डी हो गया। अच्छा, निचल का पढ़ लो, दोनों गलत नहीं होगा, कोई एक गलत ही होगा। नीचे कहता है, इस समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के प्रतिष्ठित व्यक्ति के तुलना में गांधी अज्ञात थे, उनको कोई नहीं जानता। सही है?
ये गलत है, निचल का दोनों गलत नहीं होगा, दोनों गलत नहीं होगा। अज्ञात थे, उनको कोई नहीं जानता था। ये भी गलती है। अच्छा, चलो चलो, पांचवा क्वेश्चन, आधा पे पहुंच गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, सुन लो पहले, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी को आमंत्रित करने का कारण क्या था? गांधी को आमंत्रित करने का कारण क्या था? सुनेगा ध्यान से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी को आमंत्रित करने का कारण क्या था? स्थापना में योगदान देना, भारत के अंदर प्रतिष्ठा था इसीलिए, दक्षिण अफ्रीका में काम किए थे इसीलिए, गुजराती वकील थे इसीलिए। सी, कितने बच्चे को सी लग रहा है? सी, वाह। डी लग रहा है? दक्षिण अफ्रीका में काम के आधार पर इनको बुला लिया गया, भारत के अंदर इज्जत प्रतिष्ठा था, बुलाया गया। आंसर यही। चलिए, बहुत सुंदर। अरे अब छोटा छोटा वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन आ गया, छोटा छोटा, जल्दी जल्दी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में गांधी ने भारतीयों के मुक्ति किसके माध्यम से होने की बात कही? बोलो कोई नहीं। वकील, डॉक्टर, किसान, शिक्षक। किसान। सुन ले, बीएचयू के उद्घाटन है, नालायक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन, और उसमें वो कह रहे हैं भारतीयों की मुक्ति हो सकती है किसान से, शिक्षक से, वकील से, डॉक्टर से। नहीं पता है? चलो, अच्छा कोई बात नहीं, ये नहीं पता है। अगला क्वेश्चन, सातवां, अब तो पार हो गया रे। भारत में अपमान और याचना दिवस कब मनाया गया? अपमान और याचना दिवस कब मनाया गया? तुम्हें आश्चर्य होगा, 8वां क्लास का किताब है, 13 अप्रैल 1919। कितने को ए लग रहा है? ए कितने बच्चे हो? अच्छा, बी, सी, अच्छा, और डी? अच्छा, बहुत सुंदर। 8वां क्वेश्चन, शैतान की करतूत, शैतान, एकदम सुन लो रे, ये सब क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी का हुबहू लाइन है, हमने नहीं सेट किया है, एनसीईआरटी का लाइन है, भेंट होगा। शैतान की करतूत कहा गया रॉलेट सत्याग्रह को, तीन कटिया पत्ती को, जालियांवाला बाग हत्याकांड को, बंगाल विभाजन। एक ई दे दे, इनमें से कोई नहीं बोलेगा, पहले इसको सोचने दो। शैतान की करतूत, जालियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन, तीन कटिया पत्ती, जालियांवाला बाग हत्याकांड। कितने बच्चे ए में हैं? ए, गुड। बी, सी जालियांवाला, और डी बंगाल विभाजन, वेरी गुड। लास्ट पेज है, 10 क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष कौन था? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला पूरे भारत में अखिल भारतीय संघर्ष कौन था? स्वदेशी आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग। कितने लोग ए में हैं? ए, बी, सी और डी। कितने बच्चे हो? तुमको चेंज करना है कि सही है? लॉक कर दे। पहला अखिल भारतीय संघर्ष, रॉलेट। चलो, चेंज किया, कोई बात नहीं। अरे लास्ट है 10वां एनसीईआरटी का क्वेश्चन, किस घटना से गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए? असहयोग, रॉलेट, सविनय, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। चलिए बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। कितने लोग ए में हैं? ए, बी में है, अच्छा, सी में है, और डी चंपारण सत्याग्रह। गुड। तो खैर, अरे शांति बनाए,
समझ इतना आ गया होगा कि कितना तुम्हारा मॉडर्न ठीक। तुम लोग अरे जिस फेर में पढ़ना बंद कर ले, हाँ बात समझे, हम लोग जो शुरू में पढ़े वो एक तथ्यात्मक पहलू था। हम अगर उसी से संपूर्ण रहता तो इधर फ्री वाला क्यों चलाया, इसीलिए न गया कि हम लोग अरे पढ़ाई में हमने बताया दो डिजाइन के प्रश्न होते हैं। कई बार प्रश्न तथ्यात्मक होते हैं और कई बार विश्लेषणात्मक होते हैं। एनसीईआरटी का 8वां 9वां 10वां कंप्लीट विश्लेषण का सिस्टम है। बाकी तुम्हें जो अधिकारी बैच की कॉपी दिलाई गई वो कंप्लीट तथ्य है, फैक्ट है। और फैक्ट अभी के दौर में सभी लगभग बच्चे परीक्षा में ठीक करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन सेटर की मजबूरी है कि इसी पर बनाएगा तो फैक्ट हटा देगा, जैसे दिए हैं वैसे क्वेश्चन बनाए। कॉपी लेते जाओगे सब पढ़ल रहेगा, सब रटल। सोचो ना आज का जब टॉपिक लिखे हैं तो कई नालायक हिस्ट्री का कॉपी तक नहीं उल्टा हो, और क्या एनसीईआरटी की रोलेक टेक जलिया वाला ये सब तो हमारा ऐसे ही क्लियर है। और वो नालायक के 10 में अभी मिलाएंगे कई मूर्खवन के बोहनी पर आफत, वो भी इतना सड़ियल सिस्टम। बात समझो रे, एक क्वेश्चन भी सही कई लोग का नहीं हो तो कंडीशन अरे ये भी नहीं है कि हमने भारी कर दिया। हाँ एक रहता कि सर आप बैठा बैठा के घूमे ले, एनसीईआरटी का हूबहू लाइन हमने इसीलिए प्रमाण भी रखा है, पेज नंबर भी रखा है। पढ़ने समय ध्यान देना कि कैसे उठा लिया गया। तूरे 10 में 10 था ना, तो कै गो अभी सही हुआ, खड़ा हो जाओ। वो था नीचे पूछे तो कहा ये सब जी हमारा तो क्लियर, तू नहीं तो पीछे जो वो समझ गया है। कै गो ठीक हुआ, सही सही बोलना। अभी 10 में मिलाएंगे तो बाद में तोरा आत्मा कै गो बोला, 8 बोला है। तो तुम ठीक लगाइए दे तोरो हम देखिए ले 8 गो तोर कौन कौन सही होता है वो हम ठीक लगवाइए देते हैं तोरा से हम कि कह गो तुमसे ठीक होता है। तो चलिए खैर रे मामला सुनो। अब इससे समझ में आएगा कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। दो बात सबसे इम्पोर्टेंट। कई बार होता क्या है कि बच्चे को टीचर पीडीएफ लगाए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन ऐसी रीडिंग मारे, तुम्हारे अंदर उस सेंस ही नहीं जगेगा जो हम जगाना चाहते। इस सेंस जगाना हम चाह रहे हैं कि तुम्हारा किसी भी टॉपिक पर तथ्य अलग चीज है। गांधी जी आए 9 जनवरी 1915, ये बहुत बच्चे को याद, लेकिन वहां के लाइन से फिर जब क्वेश्चन जोड़ रहा, अब क्वेश्चन तुमको दे रहा है कथन। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जहां से आए, समानता है कि उस जगह पर भी ब्रिटिश उपनिवेश था और जहां आए वहां भी ब्रिटिश उपनिवेश था। इस सही की गलत, ये विश्लेषण है। तो ये 9 जनवरी भी नहीं लिखेगा, ये विश्लेषण है। ये बच्चों का चेक कर रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में किसका कब्जा था, तो अंग्रेज का ही था। भारत में भी अंग्रेज का था। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा, अब उसको सेटर अपना एंजॉय करके क्वेश्चन बना दे। अब जो लड़के इस बात पे पकड़ बना रहा है तो उसका सही हो जाएगा। पहले थोड़ा देर हम 10 मिनट टाइम पास कर लेते हैं। टाइम पास करने का मतलब थोड़ा तथ्यों के साथ दिन काट लेते हैं जो तुम्हारे कॉपी में है, और तब हम लोग फिर इधर चलते हैं, मिलाएंगे। फिर तुम ही लोग से पूछेंगे। पहले मिलाना तो एक प्रक्रिया है, हम लोग चलेंगे ही। 10 क्वेश्चन हम लोग सुन लिए। क्लास के बच्चे ने दावा किया था 10 में 10, अंतिम में देखेंगे। सही बात है, बहुत अच्छा सही किया है वो। लास्ट में हम लोग देखेंगे कितने सही हुए। एक आगो तुम भी 8 पे है ना, तोरो बोला कि तुम ही से मिलवाएंगे। पहले सुनेगा ध्यान से रे। अब इसी में कई लड़का कहता है सेट लगाते हैं सर तय इतना आ रहा है, तो कैसन सेट लगा रहा है, ऐसा का रहेगा तो कितना है। बात समझ रहा है ना। ऐसा का सेट के जो डिस्कशन करा रहा है ओकरा अपने आएगा। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, ठीक से नहीं जान रहा है, खाली ऐसे ही गूगल क्रोम में मार रहा है, तो ये सब क्वेश्चन के गूगल के आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि ताज़ा क्वेश्चन। ये प्रश्न स्वयं लाइन ही उठाया हुआ है लेकिन सब ताज़ा है क्योंकि हमने इसको बैठ के सोचा। तो ये हमारे ब्रेन का उत्पन्न किया हुआ सवाल।
हाँ ये तय है कि 10 में तुमको 1-2 साल में सब किसी न किसी एग्जाम में भेंट होना शुरू हो जाए, ये तय है। हमने देखा है कि जब मैं नया प्रश्न निकालता हूं तो फिर चल देते हैं, वक्त लगते हैं 1 साल 2 साल, लेकिन वो रनिंग फेज में आ जाते। अब कारण जो भी रहे, लेकिन अब हम लोग इस पे है कि जो जो लिखे हैं, शैतान वाला क्वेश्चन रहे, कितना अच्छा प्रश्न था, चाहे अन्य जो प्रश्न था, उस सभी प्रश्न रनिंग फेज में 1-2 साल में भेंट होगा। तो पहले एक बार तेजी में सुन लें, बंगाल विभाजन अभी फैक्ट है, फैक्ट से मेरे इस बैच में एनसीईआरटी बैच में दिलचस्पी नहीं है। जो बच्चे दरोगा मेंस देने जा रहे हो, ये पक्का पक्की है कि ऐसे प्रश्न सभी बच्चे सही करोगे, ऐसा नहीं रहेगा। जो प्रीवियस दिए हैं वैसा ही रहेगा। एईडीओ का परीक्षा में फैक्ट भी रहेगा, उधर भी रहेगा, और इसीलिए हम मध्यम मार्गी में चल रहे हैं, दोनों की बात चल रही है। फैक्ट में एनसीईआरटी में फैक्टों का अभाव है, विदाउट एनसीईआरटी इन बातों पर चर्चा कर रहा है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई को हुआ और प्रभावी तिथि 16 अक्टूबर को बताया गया। 16 अक्टूबर 1905 को सभी जगह पूरे जगह शोक दिवस मनाया गया। इस समय ही स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त से प्रारंभ हुआ। इस स्वदेशी आंदोलन में मध्य वर्ग के बीच अपने अपील का काफी विस्तार किया। स्वदेशी आंदोलन भी महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में ये भी विस्तृत हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा इसकी पकड़ अच्छी नहीं हो पाई। बंगाल विभाजन का बंगाली लोग विरोध कर रहे थे। 5 में बैठक बनारस में हुआ और इसकी अध्यक्षता आपको मालूम है कौन की? गोपाल कृष्ण गोखले की है। केवल बंगाल विभाजन की निंदा हुई। 6 में बंगाली लोग फॉर्म में थे, कलकत्ता में बैठक हुई और लाला लाजपत राय या गरम पंथ वाले लोग को लोग अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, नरम वाले आहिस्ते से रास बिहारी घोष को घुसाना चाह रहे थे। दोनों में संघर्ष चल रहा था, तो अंतिम में दादा भाई नौरोजी पर कंप्रोमाइज होगी, और दादा भाई नौरोजी थे नरम वाले, लेकिन जब अध्यक्ष बने तो गरम काम कर दिए, पहली बार स्वराज का प्रस्ताव पारित कर। इसीलिए पहली बार स्वराज का प्रस्ताव 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किया। 7 में बैठक गरम पंथ वाले चाह रहे थे कि अबरी तो गरम वाला के बनाइए देंगे, तो दादाजी कुछ काम किया और करवा दे, और इसीलिए डर से नरम वाला लोग लेके भाग गया बैठक को सूरत में, और रास बिहारी घोष के अध्यक्ष घोषित कर दिया। नीचे से जूता चप्पल लोग फेंक दी, एकरा तो हम पिछले बार भी नहीं बनाना चाह रहे थे। और इसी कारण से कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। इसको सूरत फूट कहते हैं, और इसी में नेता थे लाल, बाल और पाल। बड़ा विचित्र बात है कि लाल, बाल, पाल ये तीनों अलग अलग जगह के हैं। बिपिन चंद्र पाल जो देख रहे हो बंगाल के हैं, बाल गंगाधर तिलक कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, और लाला लाजपत राय पंजाब के हैं। नक्शा में अगर देखा जाए तो एक आदमी पंजाब का, एक आदमी बंगाल का, और एक आदमी महाराष्ट्र का। सोचो क्या नजदीक के हैं कि बहुत दूर के। और ये तीनों मिलकर के एक के जब सुर ताल दे रहे हैं, तो इनकी बातों से लग रहा है कि भारत में जो काम हो रहा है वो क्षेत्रीय नहीं, राष्ट्रीय स्तर का काम हो रहा है। इतने दूर दूर के लोग एक तरह का गर्म विचार दे रहे, यानी इनके विचार दूर दूर रहने पर भी समान है। यह क्षेत्रीयता को नहीं बताता है, राष्ट्रीयता को बताता है, पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे, इस पर विश्लेषण परक एनसीईआरटी क्या कहता है। गांधी के आगमन की बात बहुत तेजी में हम लोग सुनेंगे। अब इन फैक्टों का एनसीईआरटी में अभाव है। जो सेटर एनसीईआरटी से क्वेश्चन सेट करेगा उसके लिए सारा चीज कचरा है, फेंक देगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा। जैसे हमने क्वेश्चन अभी 10 पूछा है, उस पहलू पर वो चलेगा, और उस पहलू पर वही बच्चे बनाएंगे जिनके अंदर विश्लेषण की क्षमता विकसित हो चुका है। जब तक तुम फैक्ट की दुनिया से नहीं निकलो, हाँ छोटे एग्जाम जो बीपीएससी कंडक्ट नहीं करती है उसमें फैक्टों की प्रधानता होती, बाकी जो भी एग्जाम है जो बीपीएससी लेवल पे कंडक्ट है, इधर दरोगा में भी क्वेश्चन का जो लेवल हम अंदाज कर रहे हैं, उस अंदाज में है कि जो गांधी भी हम पढ़ाने जा रहे वो कल भी पढ़ाएंगे तुमको असहयोग, सबने भारत छोड़ो। तुम्हें लगता है कि कोई गलत होगा? नहीं, और कल फिर 10 क्वेश्चन लाएंगे। समझ ही रहो असहयोग तो नहीं कितना जाने, और भारत छोड़ो का क्या होगा, सब पढ़ा हुआ। उसके बाद भी तुम जब सुनने पे रहोगे तब देह हाथ झाड़ोगे कि अभी हमारा पढ़ना है बहुत।
तुम लोग क्या है, नो स्टडी नो टेंशन जोन में चले जाते, पढ़वे मत कर तो चिंता कौन बात का, पढ़ेंगे तो न टेंशन होगा। और इसीलिए तुमको हमने खास इस सेक्शन को रखा है। अब इसका लाभ किसको होगा? जिस बच्चे नालायक कोई पता नहीं गांधी कहाँ गए थे और आएगा पढ़े एनसीईआरटी के विश्लेषण पर, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए मालूम है नहीं, और चला है पूरा बिच्छा झारे के मंत्र नहीं आता, सांप झारे के चल दिया है मंत्र सीख, नीचे से ना चलेगा जी। तो इसीलिए उन लोगों को थोड़ी समस्याएं होगी, लेकिन हमने अपने अनुसंधान से एक रिसर्च मैंने किया है, कितनों भोंद है, तो यहाँ मेरे पास एक मार्ग है कि तुम रिजल्ट दे सकते हो, वो भी साल भर से नीचे का प्रोग्राम है, सिर्फ 7 महीने। भोंदकन के लिए दवाई है, लेकिन डोज से चलेगा तब। आतड़ी है अभी 2 महीना के लड़का के सेरेलैक चाहिए, और तुम अनार पिए से बड़ी फायदा होता है, जूसे खींच ले और फिर पेट में खराब हो गया है, तो तब पेटे नहीं वैसा है, उसका बना के रखेगा तब ना वैसा चलेगा। तो उसके लिए सिस्टम फिर वही है, जो लड़के इसमें कम समझ रहे, वो चिंता नहीं करना है, तुमको एक दिन इस लेवल पे पहुंचना है, और उसके लिए तुमको शुरू करना है सफलता से। सारा दुनिया का माया मोह छोड़ दो, एक रास्ते से चलो, कि सर जैसे बता रहे हैं चुपचाप बैठ के चलेंगे, फिर फूर फार करेगा तो फिर तुमको उतने साल फिर करना पड़ेगा। 2 साल बाद फिर हमारे बतिया लगेगा कि ठीक है कह रहे थे, 1 साल फिर फर्क करेगा, इन्हें जाएगा उन्हें जाएगा उन्हें जाएगा, कहेगा गया रिजल्ट नहीं आया, दूसरा साल फिर गया, फिर वैसी रिसर्च किया तो तुम गया, फिर धीरे धीरे 37 साल पहुंच जाएगा, सरकार कहेगी एक्सपायरी डेट, दवा एक्सपायर हो, तो तुमको कोई नहीं पूछे। सिस्टम से हो जितना जल्दी उतना जल्दी निकल जाएगा। तो तुमको उस सिस्टम मार्ग पे चलना होगा कि पहले हम लोग कहाँ से कहाँ पर चले। तो इसमें अभी हम लोग देखें गांधी पर बहुत फास्ट में, गांधी 1888 से 91 लंदन में जाके और वहीं से वकालत की डिग्री लिए, और लंदन से 91 में आ गए। जब वो गुजरात आए तो गुजरात के ही एक व्यापारी थे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, और गांधी को एग्रीमेंट पर ले गए, और गांधी 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका में गए। ये एनसीईआरटी 93 का जिक्र किया है। जिस समय एनसीईआरटी ने लिखा है कि जिस समय गांधी अफ्रीका गए और जिस समय आए, भारत बहुत बदल चुका था। और उन्होंने इस एनसीईआरटी में विश्लेषण परक लाइन है कि इसमें मुख्य रूप से स्वदेशी आंदोलन ने भी मध्य वर्ग की चेतनाओं को जगाने का काम किया। गांधी जिस समय आए हैं, भारत अब बदला हुआ है, क्योंकि 1893 में वो बात भारत में उस राष्ट्रीयता स्तर की नहीं थी। और 1893 में गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में गए तो 94 में उन्होंने एक पार्टी बनाया, नटाल इंडियन कांग्रेस, और नटाल इंडियन कांग्रेस एक पार्टी की स्थापना महात्मा गांधी ने किया। 1896 में वो भारत आए और यहाँ ग्रीन पंपलेट निकाल के दक्षिण अफ्रीका की कुछ बात लिखे, और 1897 में गांधी जी सपरिवार दक्षिण अफ्रीका चले गए। फिर सपरिवार गए, वहाँ इन पर हम लोग सुने हैं जानलेवा हमला भी हुआ। 1903 में इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका इंग्लिश और गुजराती भाषा में निकाला, और इस पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इंडियन ओपिनियन गांधी जी का एक समाचार पत्र है जो साप्ताहिक था, और ये 2 भाषा में निकल रहे थे, इंग्लिश और गुजराती। इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? मनसुख लाल। इसके संपादक कौन है? मनसुख लाल। बहुत इंपॉर्टेंट, गांधी ने अपना पहला आश्रम 1904 में बनाया, और गांधी के पहला आश्रम का नाम फिनिक्स आश्रम है। ये फिनिक्स आश्रम गांधी का पहला आश्रम दक्षिण अफ्रीका में है। बहुत शानदार क्वेश्चन आएगा, फिनिक्स का अर्थ क्या होता है? तो फिनिक्स एक पक्षी है जो मरने के बाद भी, जलाने के बाद भी फिर जीवित होता है, कभी नष्ट नहीं होने वाला पक्षी, उसी को फिनिक्स कहते। तो बहुत अच्छा प्रश्न आएगा, फिनिक्स गांधी ने कथन देगा। आजकल बदमाशी इतना हाई लेवल का है कि बच्चे उस बदमाशी तक घुस ही नहीं रहे। वो फिर वही बेचारा हल्कवन में चल दिया, और 85 आ रहा सर, 88 आ रहा, गहराई में घुसो। और इसमें आपका क्वेश्चन दे रहा है गांधी ने पहला आश्रम फिनिक्स बनाया, कारण दे रहा है कि फिनिक्स का अर्थ
भारत का स्वराज होता है। लेकिन सोच रहा है कि ठीक है, यहाँ फिनिक्स का अर्थ है अमर पक्षी, उसके नाम पर ये चला है। बहुत इंपॉर्टेंट, दो व्यक्ति का नाम अगर ना लिया जाए तो गांधी की दक्षिण अफ्रीका ही व्यर्थ। गांधी कहते हैं कि हम एक बार रास्ते में थे और ट्रेन में एक व्यक्ति रस्किन की पुस्तक पढ़ रहा था। रस्किन एक ब्रिटिश साहित्यकार है और अनटू द लास्ट रस्किन की पुस्तक है। बहुत अच्छा प्रश्न आएगा, अनटू द लास्ट, अंत वालों को भी। और गांधी ने जब देखा अंत वालों को भी, आजकल देखे होंगे अब ट्रेन में कोई व्यक्ति कुछ मोबाइल में अपना नया चीज देख रहा, तो अगला आदमी वो अगर मोबाइल नहीं रखा है तो बेचारा दूर से देखते रहता है। तो मोबाइल वगैरह आजकल खोलोगे, टीवी खोलोगे तो तुम्हें तुरंत लगेगा कि धरती प्रलय हो रहा, भारत में लॉकडाउन हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, फिर हम खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से। वो बंद कर दोगे तो कहोगे ना सब ठीक है, अभी पढ़ना होगा, परीक्षा ले लेंगे। बस वो बंद करोगे तो फिर सही में रहोगे। चूंकि आजकल लोग मैक्सिमम चाहता है देखेगा कैसे, तो उसके मन में जो विचार है उल्टी पुल्टी जान के हेडिंग मार देता है कि कम से कम अब तो टिपेगा, नीचे टिप दिया तो मेरा व्यू हो ना गया, बाकी समझते रहो। वो अपना फेर में है, मूर्खवन एकदम ये सब देखेगा तो सबसे पहले टिपेगा कि टिपिए दो, कुछ लगता है खतरनाक चीज हम न्यूज जान रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखें, गांधी के समय में क्या था, उस समय था कि जो व्यक्ति किताब अखबार ये सब पढ़ रहा है तो अगला व्यक्ति सोचता था कब वो सुतेगा कि मांग के पढ़े। और गांधी जी यही था, रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट, ट्रेन में जब वो आदमी पढ़ने वाला सोने लगा तब मांगे स्क्वीज में तो मिल गया, और कहे कि बस जैसे जैसे पन्ना उलट रहे थे हमारी नींदे भागल जा रहा था, रात भर पढ़े। और हमको इतना प्रभावित किया कि हमने एकदम अंत वालों को भी इस विचार से प्रेरित होके गुजराती भाषा में इसका ट्रांसलेट किए, और उसके ट्रांसलेट पुस्तक का नाम क्या है, सर्वोदय। गांधी के पुस्तक सर्वोदय किस भाषा में, गुजराती भाषा में। बहुत अच्छा प्रश्न है। गांधी का सर्वोदय पुस्तक गुजराती भाषा में है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्वोदय पुस्तक किसका अनुवाद है, अनटू द लास्ट। ये अनटू द लास्ट के लेखक कौन है, रस्किन। और गांधी ने यहाँ पर सीखा अंत वालों को भी। हम लोग बहुत विचार थाउट में जब चलेंगे तो बहुत गंभीर बात, इस साधारण बात नहीं है। हाँ तुम नहीं समझ रहे हो तो साधारण लग रहा, इतनी गंभीर बात है कि सब का उदय, सर्वोदय, सब का उदय कैसे हो सकता है। कार्ल मार्क्स कहा कि अमीरों के पास धन है, गरीबों के पास नहीं है। मार्क्सवाद कहता है कि अमीर को मार पीट के इसका संपत्ति छीनो, बराबर सब में बांट दो, उदय तो हो ही जाएगा। तो कहाँ सबका उदय हुआ, एकर उदय हो गया, एकर बेचारा के पतन हो। ई कौन उदय है, गरीब के मार के सब छीन ले तो वो कहेगा कि उदय हुआ ना, खाक उदय हुआ, सब तो ले ली। और गांधी कह रहे हैं सर्वोदय, सबका उदय। ये कोई साधारण बात है। गांधी से पूछा गया कि सबके उदय कैसे कीजिए, गांधी कहे कि हमारे पास एक फार्मूला आ गया, और इतना भयंकर फार्मूला हम रस्किन से सीखे हैं कि हमारे यहाँ हम इसका कोई संपत्ति नहीं छीनने जा रहे हैं, और हम अमीरों का भी उदय करेंगे, गरीबों का भी उदय करेंगे, दोनों का उदय होगा। ये कौन फार्मूला है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। और गांधी ने उस फार्मूला को बताया, उसी को बीपीएससी मेंस में लिखना होगा। गांधी के सर्वोदय टिप्पणी लिखें, मेंस का क्वेश्चन, कैसे दोनों का उदय होगा, ये तो बड़ा गंभीर बात। तो गांधी ने संभव बताया, हल्का बता दे। गांधी क्या कहे कि इसको भी उदय करेंगे, लेकिन इसका उदय धन से नहीं करेंगे, इसको तो धन होल, इसको धर्म से उदय करेंगे, इसको धन से उदय करेंगे, उदय दोनों का है। इसको हम धर्म समझाएंगे कि कुछ लेके नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। तुम धन का मालिक नहीं हो, तुम धन का केयर टेकर हो, संरक्षक हो। मालिक तो वह है जो कोई चीज को ले जाता है। तुम अपना अटैची लेके यहाँ आए हो और अटैची लेके जा रहे हो, तो उस अटैची का तुम मालिक हो। तुम जिस बेंच पर बैठ रहे हो, अब उस बेंच को लेके नहीं जा रहे हो, और तुम क्लास में लड़ रहे हो कि हमर बेंच है, तो क्या वो तुम्हारा बेंच है? नहीं, तुम इसका एक केयर टेकर हो सकता है, तत्कालिक कुछ देखने का व्यक्ति हो सकता है। वही चीज गांधी समझा रहे हैं अमीरों को कि जब ऊपरे जा रहे हो, यात्रा में लेके नहीं जा रहे हो, तो कहाँ संपत्ति के तुम मालिक हो, केयर टेकर। और ऊपरे हिसाब होगा कि क्या किया, कुछ किया
तो हम तुमको धर्म में उत्थान कर रहे हैं, दान दो। जैसे ही दान दोगे ऊपरे सीट रिजर्व हो रहा है, और ये जब अपने से बिना पिटले कहेगा कि लो 1 बीघा दान, तो यहू उठ गया, और यहू उठा क्योंकि स्वयं दिया है, तो स्वर्ग भी तो जा रहा है। बहुत भयंकर फॉर्मूला है गांधी का। और ये जो अनटू द लास्ट की बात है, गांधी के सर्वोदय, इस पर बड़ा डिटेल पढ़ना, और बड़ा आनंद आता है। जब हम लोग मेंस की बात पढ़ेंगे तो तुम्हारे उसमें पूरे विचारों में आएगा कि क्या विचार है, किस पर उन्होंने क्या सोचा। तो ये तो बहुत अच्छा हम लोग एक टर्म देख लिए। दूसरी टर्म की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा टर्म है, गांधी एक और चिंतक को धरे, टॉलस्टॉय, रूसी चिंतक। टॉलस्टॉय ने लिखा, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, तुम्हारे अंदर ईश्वर का साम्राज्य। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इससे गांधी इतने प्रभावित हुए कि इससे उन्होंने सीखा अहिंसा की बात, इससे उन्होंने सीखा सत्याग्रह की बात। टॉलस्टॉय ने समझाया कि तुम साधारण नहीं हो, गॉड का साम्राज्य तुम्हारे अंदर है। टॉलस्टॉय ने भारत के धर्म का शिकायत भी की, भारत के धर्म का, महाभारत का शिकायत किया, गीता का शिकायत किया। महाभारत का ही पाठ गीता है। अब उसने कहा कि कितना गलत महाभारत लिखता है। भगवान इसीलिए होते हैं कि साम्राज्य में अहिंसा फैल, अहिंसा हो, कोई मारपीट ना करे। और गीता में भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे कि अपने हित के लिए अपनों को मार देना भी पाप नहीं है। ऐसे भगवान अगर देने लगेंगे, कौन के कर नरेटिव टिप देगा और कहेगा कि ऐसा कृष्ण भगवान भी बोले थे, हमर 2 बीघा हड़पले था, ये टिप देने में कोई पाप नहीं। तो ये तो हिंसा फैल जाएगा, ये तो कोई उनका नाम ले लेके फिर गड़बड़ कर देगा। और इस एग्जाम्पल को भी जब दिए, गांधी प्रभावित हुए कि नहीं अच्छा कहा। और गांधी इससे समझे कि अगर हम पहले समझ लेंगे कि तथ्य सही है, तो हम उस सत्य के लिए आग्रह करेंगे। जान भी जाएगा तो सत्याग्रही डरते नहीं। इसके पहले क्या चल रहा था, सत्याग्रह के पहले दक्षिण अफ्रीका में एक नया चीज चल रहा था कि अगर दुश्मन बहुत मजबूत, ताकत नहीं है सामने बोलने का, तो आप दुश्मन के प्रति बैर भाव रखिए कि कब इसको ठीक कर। और इसके लिए विरोध तो करना है, चिन्हा के नहीं, उसको निष्क्रिय प्रतिरोध कहते। निष्क्रिय प्रतिरोध कहते। निष्क्रिय प्रतिरोध माने चिन्हाना नहीं है, अंदरे अंदरे कुछ कुछ शैतानी कर देना, ये निष्क्रिय प्रतिरोध। अब इसी में कोई लड़का संतुष्ट नहीं है तो जान रहा है कि कस के बोलेंगे तो हो सकता है हमारा पिटाई उटाई हो जाए, तो निष्क्रिय प्रतिरोध। चिन्हाएगा नहीं लेकिन हमारे कोई सामान बर्बाद कर देगा, ले तो दिए फट फट, ये इसे खरीदिए, इस सरिया दिए, जरिए ने उलट दिए, 2-4 गो मिला कहे भाई जी कने फेर में पड़ल है, हम तो 6 साल से हुआ कुछ ना निकला, कहे कि हाँ ठीक है, ढेर के उल्टी पुल्टी की। एकरे नाम है रे निष्क्रिय प्रतिरोध। नहीं समझा बात? निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब सामने नहीं आना है, अंदर अंदर नुकसान कर देना। तो हनी ओकरे में कहा है रे, हंसी ज्यादा आई थी, एक हंसी कस के आई थी, लगा एक आगो चीज तोड़ा है। तो सुनेंगे आप, इसमें व्यक्ति गुस्सा करता है, यही चीज पहले से चल रहा है। लेकिन गांधी कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा है, किसी को शत्रु मान रहे हो, तो ये सब तुम्हारी मूर्खता है। तुम सत्याग्रह करो, निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं। और सत्याग्रही कभी वैर भाव नहीं रखते, सत्याग्रही कभी नहीं सोचते हैं कि इसका पतन हो, उसका नुकसान करे। सत्याग्रही उसके हृदय में चेंज करके उस काम को प्राप्त करते हैं। और गांधी ने यही हथियार को सीखा दक्षिण अफ्रीका में। ये सबसे बड़ा टॉलस्टॉय का देन है। और इसीलिए गांधी ने जब दूसरा आश्रम बनाया तो इनके नाम से टॉलस्टॉय आश्रम बनाया। क्वेश्चन का सेकंड स्टेप विश्लेषण परख से टर हो तो कहेगा कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस महान चिंतक के नाम से अपना आश्रम बनाया। चॉइस ए, फिनिक्स। लड़का मार लगता है फिनिक्स से होगा, फिनिक्स कोई चिंतक पर नहीं है, वो तो पक्षी पर है। और महान चिंतक पर हमारा कौन है? टॉलस्टॉय है। टॉलस्टॉय आश्रम गांधी का दूसरा आश्रम है दक्षिण अफ्रीका। ये गांधी कह रहे हैं कि चिढ़ना, पिनकना, दुश्मन को मारे, ये कमजोरों का हथियार। मजबूत का हथियार है पिनकना नहीं, उसके हृदय में चेंज लाना।
इस सत्याग्रह, गांधी कहे एक बार हमको समझ में आ जाए कि हम सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, दुनिया का कोई ताकत हमको डरा ही नहीं सकता। हम उसका हृदय में चेंज करेंगे, हम उसका हित नहीं चाहेंगे, हम उनको समझाएंगे कि ऐसे होना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम मुझे बैठ जाएंगे भूखले कि नहीं ध्यान दीजिएगा, ये बात पर तम प्राण जो निकाल देते हैं, जाइए, हम आपका हित नहीं चाहते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ओकर हृदय चेंज हो गया कि ठीक है कह रहा है, तो काम हो गया, तो कहेंगे चलिए आपका भी जिंदाबाद, काम में हो जाना चाहिए। इस सत्याग्रह है। गांधी का कहना है कि एक थप्पड़ कोई मारे भी तो उसका हृदय चेंज कर दो, उसके लिए सत्याग्रह कह रहे हैं कि उसको कहो कि हमारे पीटने से अगर आपका काम हो जाता है तो थोड़ा और पीटिए, आपका काम हो जाए। उसको लगे बेकार मारी, सीधा लेकर ना एकरा ना मार। ऐसे ही नोट पर गांधी जी है। इस साधारण चीज नहीं है कि पैकेट में रखो, हृदय में 1% भी घुसेगा तो सही हो जाएगा। अब तुम भगत सिंह के थ्योरी लेगा, ये हाथ से मारा है, ये हाथ दे दो, कवार दो हाथ, इसको छोड़ेंगे तो फिर भारी दिक्कत हो जाएगा रे, तो फिर भारी समस्या। तो अब ये दोनों समझ रहे हो। कमजोर आदमी तुम लोग देखा होगा घर में भी कमजोर आदमी को गुस्सा कम आएगा कि ज्यादा? ज्यादा। तुम कई बार घर में एकदम चिढ़ते हो तो लोग कहता है कि बीमारी थोड़ा कमजोर से पिनपिना हो गई। यही है निष्क्रिय प्रतिरोध। जब तुम एकदम किसी भी घटना पर पिनक नहीं रहे हो, एकदम शांत हो, तो गांधी कहते हैं मजबूत आदमी है और सत्याग्रह करेगा। तो देखिए दोनों बात यहाँ पे देख रहे हैं। गांधी की पूरी बात हम लोग समझे। गांधी ने 1910 में टॉलस्टॉय आश्रम बनाया, 13 में ग्रेट मार्च किया। हम लोग देखेंगे ईसाई विधि से विवाह नहीं करने पर अवैध घोषित किया गया था। तमाम दक्षिण अफ्रीका में जेल भी गए। गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में जेल भी गए हैं। पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ गांधी ने किया? दक्षिण अफ्रीका में। चंपारण नहीं मारना। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया चौसे चंपारण भी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका भारत शब्द होगा तब चलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 13 के बाद गांधी का एकदम तुति बोलने लग, लोग कहे कि हाँ है। और तब यही 14 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी का भारत आगमन हो गया। और यही हम लोगों को मालूम है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते। और भारत में गांधी का पहला आश्रम कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, ये सत्याग्रह आश्रम था, जिसको बाद में वहीं से थोड़ी दूरी पर साबरमती आश्रम के नाम से जानते। अगर चॉइस में साबरमती आश्रम भी है, सत्याग्रह आश्रम भी है, तो हम सत्याग्रह आश्रम पर टिक लगाएंगे। बात समझो, दोनों है तो सत्याग्रह आश्रम होगा, क्योंकि उसी का बाद में परिवर्तित नाम हमारा देखेंगे थोड़ी दूरी पर, ये हमारा साबरमती आश्रम है। गांधी के राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो गांधी के पैरेलल में ही अगर बोनाफाइड जो गांधी को सलाह देने वाले व्यक्ति थे, एनसीईआरटी के अनुसार गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना। गोपाल, धीरे धीरे क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचेंगे, पहले पूरी बात को सुनते जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, एनसीईआरटी के अनुसार। और एनसीईआरटी जो लिखेगा वो सही है। अगर आयोग कोई दूसरे प्रश्न का आंसर दे रहा है, तुम एनसीईआरटी के पेज नंबर के साथ प्रूफ दोगे तो आंसर चेंज होगा। दूसरा कोई किताब तुम रखे हो, वो एक ऑथेंटिक बुक, उसको नहीं माना जाए। तो अब हम लोग जरा ध्यान दें। एक गांधी के एक सलाहकारों की सीरीज में 2 व्यक्ति का मेन नाम का उल्लेख है, एक गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना। बाकी हमने जान के राम मनोहर लोहिया दिया था, वो गांधी के गुरु कैसे हो सकते हैं? गांधी का जन्म 1869 में है, राम मनोहर लोहिया 1910 में जन्म ली। गांधी 15 में यहाँ कमाल करके इंडिया आल। अब उसको तुम गुरु बना के रख दे रहा है, क्योंकि नाम तुम ज्यादा सुना है तो तुम्हारी गड़बड़ी है इसमें। हाँ बोला जाए, परामर्शदाता का मतलब जो सलाह देने वाला। अब तुम हमारा ऑथेंटिक सलाहकार नहीं रहोगे, हमारे एज ग्रुप से बड़े लोग हमारे सलाहकार हो।
हाँ वही राजनीतिक माने कैसे राजनीति करे, इसके लिए सलाह देने वाला एक ऑथेंटिक टीम, तो ये दो है। तो इसमें बाकी की बात नहीं करना है। नीचे बड़ा इंपॉर्टेंट ये लाइन है, भारत में पहला सार्वजनिक सभा। एक बात यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के भारत आगमन पर 1915 में कहा कि गांधी 1 साल तक तुम मुंह बंद और कान खुला रखो। क्वेश्चन आएगा, गांधी को मुंह बंद कान खुला कौन कहे? गोपाल कृष्ण गोखले। कै साल तक? 1 साल। क्यों बोले? क्योंकि कहे कि भारत के तुम जान नहीं रहा, इतना महान आदमी है, का कुछ निकाल देगा कि सब गड़बड़ हो जाएगा, तो साल भरी वाला बंद रख ले रहो, आ कान खुला आंख खुला घूमो पूरा इंडिया, अब फिर में से निकाल। गांधी जी इसलिए 15 में आए तो 16 तक कहीं नहीं, चुपचाप खाली घूमे इंडिया भर। और 16 में पहला सार्वजनिक सभा में संबोधन फरवरी 1916 में की। ये था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह। आपने सुना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना लोगों के, राजाओं के चंदा से हुई। मदन मोहन मालवीय के पास पैसा नहीं था और लोग बेचारे मदन मोहन मालवीय चंदा के लिए चलते थे। धुन के पक्का किसको कहते हैं उसको सुनो, तोहनी का है, तोहनी तो तुरत्ते भर में डगमगाए लगता है कि लगाई पराने निकलेगा। यहाँ सुन लो जी, मदन मोहन मालवीय जब बीएचयू की स्थापना कर रहे हैं तो उनको मालूम चला कि सबसे बड़ा तो नवाब हैदराबाद का है, हैदराबाद के नवाब के बिना चंदा के नहीं बनेगा। तो सब राजा से चंदा ली, मैक्सिमम चंदा के लिए गए हैदराबाद के निजाम के, पूछा कि क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू भगा इसको, कोई चंदा नहीं। और वो बनारस में है तो हम हैदराबाद के निजाम क्यों देंगे? गोपाल कृष्ण गोखले बेचारे चल। फिर सॉरी इसमें मदन मोहन मालवीय गए, निकल लिए, दूसरा बार कहे कि ना कुछ हो जोर है, फिर चले गए और कहे कि जी आपका आशीर्वाद जो मिल जाए, जी अच्छा 1 रुपया है तो दीजिए, हम चाहते हैं आपका आशीर्वाद मिल जाए। भगाए भागो चुपचाप आशीर्वाद मिल जाए। हमेशा साप्ताहिक दरबार लगता था, फिर कुछ नहीं मिला। तीसरा बार भी गए कि जी हुजूर कुछ नहीं। चौथा बार जब पहुंचे नवाब के टेम्परेचर हाई हो, मदन मोहन को देखते ही जूता निकाले, मारे कि तुम फिर आ गया, इतना मना कर रहे हैं। तो हुजूर जो चाहिए मिल गया, कम से कम जूता दिए ना, जूता लेके चला गया। और बनारस में कहे कि अब हम अलाउंस करके जूता नीलाम करेंगे, इस साधारण जूता नहीं है, ये हैदराबाद के निजाम का जूता है, और ये नीलामी से जो पैसा आएगा ये पैसा बीएचयू में लगेगा। निजाम के मालूम चला कि जूतों नीलाम करके फिर में है, क्या बोला इसको कम से कम पैसा दे, जूता लाओ हमरा। ई हुए धुन के पक्का, सोच लिए तो लेना है तो लेना। बात समझो, तुम लोग कहीं जाओगे और एक बार कहेगा कि नहीं, दोबारा कोई रहेगा भी तो कहेगा हम न जाएंगे, जाओ बड़ी खत्म आदमी है। तो उस समय तुमको याद करना है कि बीएचयू। अब बताओ, इसका जब उद्घाटन सत्र चल रहा है तो जो राजा हैं, जो दान दिए हैं उनको न्योता है, जो मानव प्रेमी हैं और इसमें सहयोग किए हैं उनको न्योता है। गांधी की बात करें तो अभी गांधी भारत में आए हैं, भारत में इनकी पहचान न के बराबर। दक्षिण अफ्रीका में बहुत कमाल किए हैं, इस आधार पर इनको न्योता मिला है। ये बोला ये साउथ अफ्रीका में कुछ किए, और गांधी को न्योता दक्षिण अफ्रीका के बेसिस पर मिला। इस समय कांग्रेस के एनी बेसेंट वगैरह जो आए हुए नेता हैं उनके सामने इनकी पहचान कुछ नहीं, गांधी को अभी कोई नहीं पहचानता। और उस समय गांधी आए हैं और इनको जब गांधी को माइक मिला है तो ये नया राग अलापने में लगे। ये माइक पर कह रहे हैं कि जो इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि में जितना लोग बैठल हैं सब राजा महाराजा बैठल है, इनमें गरीब का नजरे नहीं आ रहा। उन लोग के लिए भी रहना चाहिए था जगह, और यहाँ का कल्याण सिर्फ और सिर्फ किसान कर सकता है, ये मास्टर वकील से नहीं होगा। तो गांधी के भाषण से आगे का क्वेश्चन तो आप समझ पा रहे हो। देख रहा क्वेश्चन कैसे बन रहा है, जो देख रहा है
पहला में क्या है? अब कई लड़का कि सर वही वाला कहा है ना, पहले पढ़ा दिए। अरे पहले तुमको तथ्य जानना होता। पहले हर बच्चे का एक स्टेज, छोटे बच्चे को पढ़ना होता है सूर्य पूरब में उगता है पश्चिम में डूबता है। अब उसकी किताब में यही लिखा है, उसका परीक्षा में क्वेश्चन आता है सूर्य किधर उगता है तब पूरब, किधर डूबता है तब पश्चिम, 10/10। वो बेचारा LKG में और क्या करेगा? हाँ, तुमको किताब दे देगा, ये लीजिए पूछिए, तुम देखा कि सूरज पूरब में उगता है, तुम उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोलो 8 बजे सूर्य किधर होगा, तो उगता है ना लिखल था, और तुम ओकरा से दागले है कि सवेरे 8 बजे सूर्य किधर होगा। तो लड़का किताब छीन लेगा, ला इसको पूछे नहीं आता। लड़का किताब छीनिए ना लेगा। तो वैसे ही जे लड़का हमार अभी उस तरह का LKG में है, ओकरा ऐसा क्वेश्चन देंगे तो कहेगा इनका पूछे नहीं आता, क्योंकि अभी वो बेचारा बाल कांड में। अभी हम बड़ा मुस्कुराते हैं, बड़ा एक हम देखे तो हमें बहुत हंसी लगा। पिछला वीडियो शायद दिए थे, दरोगा पर ही हमने बोला था, एक बच्चा लिखा कि लूसेंट 6 जन्म में सर के अपने याद नहीं हो। हमें हंसी आ रही थी, इसके लिए नहीं कि लूसेंट नहीं याद हो, हम इसीलिए हंस रहे थे कि कुछ कुछ लोग धरती पर उसी नर्सरी क्लास के बचपन जैसा है, जिसको भारी पूछे तो किताबा छीन लेता है कि एक पूछ ही नहीं आता। बेचारा कभी बाल कांड है, अभी उस चीज को समझा नहीं है ना कि विश्लेषण जाता कहाँ। अभी तो समझ रहा कि बस इतने में दुनिया है, दुनिया कहाँ है। वो धीरे धीरे जब गोता लगाएगा तो लगेगा कि अरे दुनिया इससे आगे अभी बहुत है। अभी तो हम सिर्फ कुआं के मेढक हैं जहाँ टर टर मार, अभी बहुत आगे का सफर। तो ये मोहम्मद साहब भी जब इस्लाम धर्म पे चल रहे थे, वो बात बता रहे थे, कुछ बातें हैं जो एनर्जी देता है। तो मोहम्मद साहब भी जब समझा रहे थे कि ऐसे करो, इस्लाम में इस चीज का है, तो महिलाएं लोग, कई लोग कचड़ा रखले रहती थी कि भोरे भोरे जाएगा तो उछल देंगे माथे पर, ये पागल आदमी, बात समझ लो। तो कई लोग माथा पर उनका कचड़ा उछल दे, फिर भी वो गुस्साते नहीं थे कि अभी इसे ज्ञान नहीं है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, जिस दिन ज्ञान होगा इसे पछतावा कि नहीं ये गलत की। तो ये बात हम लोग अभी चले। तो पहला नंबर, अब तो गांधी जी के भाषण की बात भी क्लियर हो गई सबको। नेक्स्ट हम लोग जरा ध्यान से समझें, अगला नंबर हम लोग देखें जालियांवाला बाग हत्याकांड, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके पहले थोड़ा रॉलेट एक्ट देख लें तो मजा आ जाएगा। चंपारण सत्याग्रह भी देखना होगा, रॉलेट एक्ट भी देखना होगा। तो पहले चंपारण सत्याग्रह की ही बात चलना होगा और तब रॉलेट एक्ट चलेगा। सुन ले तेजी में, ये फैक्ट है, फैक्ट को तेजी में हम लोग को सुनना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, एकदम तेजी में। गांधी को चंपारण बुलाने का श्रेय किसे? राजकुमार शुक्ल को, जो चंपारण के किसान हैं। भारत में गांधी का ये पहला सत्याग्रह है। क्वेश्चन आएगा, भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह कौन है? चंपारण सत्याग्रह। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है चंद्रन देवनेशन। इस चंद्रन देवनेशन का नाम NCERT ने लिखा है, इसीलिए इनसे पूछ सकता है। इसी चंद्रन ने लिखा कि गांधी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ। क्वेश्चन देगा किस इतिहासकार के अनुसार गांधी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ? तो चंद्रन देवनेशन। क्वेश्चन उल्टा आएगा, चंद्रन देवनेशन इतिहासकार ने गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ होना का? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये इतिहासकार का नाम NCERT में खास लिखा है, हाईलाइट किया हमने। यहाँ बिहार में 3 कठिया पत्ती चल रही थी, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती आवश्यक थी। 1900 में जर्मनी में ये रासायनिक विधि से नील बनने का खोज हो गया, जिससे नील का दाम काफी गिर गया। इसीलिए 1900 के बाद किसानों को बिहार में ज्यादा समस्या होने लगी, और इसी को दूर करने के लिए राजकुमार शुक्ल 16 के अधिवेशन में लखनऊ पहुंचे थे, जहां अध्यक्ष वहां पे 16 के अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार, और अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में ब्रजकिशोर प्रसाद से मिले राजकुमार शुक्ल।
तो इन्होंने चंपारण के जांच की कमेटी कांग्रेस में बनाई। गांधी ने, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी कभी ना कभी भेंट जल्दी ही हो जाए। गांधी ने ब्रजकिशोर प्रसाद को जेंटल बिहारी कहा। क्वेश्चन अच्छा है, जेंटल बिहारी गांधी ने किसे कहा? और च्वाइसे में श्री कृष्ण सिंह देव, लड़कन मार देगा, यहाँ आंसर ब्रजकिशोर प्रसाद हो। तो ये बिहार स्पेशल का एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, जेंटल बिहारी किसे कहा? ब्रजकिशोर प्रसाद को। बहुत अच्छा प्रश्न है। गांधी 10 अप्रैल 1917 को बिहार आए। पटना जब आए तो अपने बैचमेट एक लंदन में ही पढ़ रहे थे, मौलाना मजहरुल हक, उन्हीं के घर में ठहरे। मौलाना मजहरुल हक के घर का नाम क्या था? तो ये बिहार स्पेशल में पढ़ोगे, बोलो कोई। सदाकत आश्रम, मालो नलायक तो बाद में बनेगा रे, सहयोग के समय। उनका सिकंदर जो है बाग करके घर है, वहीं गांधी रात में रहे और अगले दिन ये चल दिए मुजफ्फरपुर होते। मुजफ्फरपुर में एक टीचर थे जेबी कृपलानी, लइकन के चार्ज किए कि जे आ रहा है दक्षिण अफ्रीका के हीरो आदमी है, पूरा बढ़िया से ताली उली लगा देना। और ये साधारण नहीं है, जो लोग इसमें शामिल हुए सब हीरो बन, सब वकील थे। जेबी कृपलानी टीचर, जान के पूछेगा निम्नलिखित में कौन वकील नहीं है, तो जेबी कृपलानी टीचर हैं और ये मुजफ्फरपुर में है। और भारतीय नेता जो साथ दिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, ये सब साथ हैं। और इसी चंपारण में गांधी का जान बचाया बत्तख मियां। अरे ध्यान दो, कहे तो इतना खुश काहे हो जाता है? तो ध्यान दीजिए, चंपारण में गांधी के जान बचाने वाले कौन है? बत्तख मियां। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न 2 बार बीपीएससी पूछ चुका है, कैसे जान बचाए, सुनेंगे। अभी तो हम लोग फास्ट एक तथ्य पे चल रहे हैं, तो हम लोग को ये समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात सुनेगा। हम लोग को ये समझना है कि गांधी को चंपारण आने की परमिशन नहीं थी, फिर भी गांधी आए। कोर्ट ने उनको सम्मन जारी किया कि हाजिर होइए। गांधी कोर्ट में गए, हजारों की भीड़ बाहर थी, इतना हल्ला कर रहे थे कि जज को लगा कि जेल भेजेंगे तो हमको सब घरे जाने नहीं देंगे। तो जज हड़क गया। गांधी ने स्वयं कहा कि हुजूर गलती हो गया, हमको कुछ सजा दे दीजिए, क्योंकि वो जान रहे थे कि देगा तो फिर में पड़ेगा। और जज कहा कि नहीं नहीं, गलती तो ठीक है, अभी नहीं हुआ है, लेकिन तुम घूमो चंपारण, एक जगह भी अगर आग लगी, हिंसा कुछ हुआ, तब जेल तुमको भेजे। और इसीलिए गांधी चाह रहे थे कि कहीं ऐसा न हो। जो नीलहे व्यापारी थे वो चाहते थे कि गांधी को मार ही दे तो ठीक। और एक बार गांधी जब एक यहाँ खाने का पूरा उनका प्रोग्राम हुआ भोजन का, तो वहीं का रसोईया बत्तख मियां, और वहाँ का नीलहे ने कहा कि गांधी खाना के बाद दूध का भी मेनू दिया है, दूध में जहर मिला। खाना राजेंद्र बाबू गांधी जी साथे खाए, बत्तख मियां दूध में जहर मिला के गांधी के पास दे दी। और फिर पछताने लगे कि आखिर हम लोग के लिए ही तो ये बेचारा गुजरात से आया, और इसको हम मार देंगे तो फिर तो बड़ा पाप है। तो बत्तख मियां जब राजेंद्र बाबू हाथ धोने आए तो कह दिया तुम्हें जहर मिलल है, कैसों बचा लीजिए, हम तो दे तो दिए। और राजेंद्र बाबू वहाँ हाथ धो के गए तो देखे गांधी जी अब खा के दूध पिए गए, तब तक वो दूध गिरा दी। अब दूध गिर गया तो गांधी जी के जान तो बच गए। अब ये बात खाली राजेंद्र बाबू जानते थे। और राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति बने तो चंपारण जब आए तो खोजे बत्तख मियां कहाँ, वही गांधी को बचाया था, हमको बोला था। और उसको स्पेशली जमीन वगैरह का उन्होंने घोषणा किया इसको दो। और उस समय से बत्तख मियां एक हाईलाइट सेक्शन पे है, क्वेश्चन तुमसे कभी भी आएगा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कभी भी आएगा कि जान कौन बचाए? बत्तख मियां। नेक्स्ट बोलो, बिहार का उपराज्यपाल कौन था? एडवर्ड गेट। और एडवर्ड गेट ने चंपारण एग्रोरियन कमेटी का गठन किया, और इस कमेटी के अनुशंसा पर एफजी सलाई उसके अध्यक्ष थे। और इसके अनुशंसा पर तिनकठिया पत्ती को समाप्त किया गया। टैक्स वसूली में भी 25% एक्स्ट्रा टैक्स की बात कही गई, लौटाने की बात कही गई।
गांधी जी को इस समय इसी के देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। इसी के जस्ट बाद अहमदाबाद सत्याग्रह एक मील मजदूर का सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह एक किसानों का सत्याग्रह है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न यहाँ है, हाँ बोला जाए। हाँ, एनसीईआरटी में 17 लिखा लेकिन वो गलत है, उसको 18 कर देना, चूंकि खेड़ा सत्याग्रह तीसरा उनका सत्याग्रह। तो आपको कभी भी सीरीज आएगा तो पहला नंबर आपको ध्यान रखना है कौन सा, चंपारण, दूसरा नंबर अहमदाबाद, तीसरा नंबर खेड़ा। तो उनका खेड़ा ये 18 की बात होगी। हाँ, 1895 वो ठीक है, नेटाल कांग्रेस 95 एनसीईआरटी का सही है वो। तो इसमें ध्यान दें, अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात अब चल रहे हैं, सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान दीजिए। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला, बस आज इतने तक। कॉल मेन आनंद आएगा पूरा, असहयोग हम दो काम करेंगे, फैक्ट भी पूरा सुना देंगे, तो ये तुम्हारा छोटकन छोटकन परीक्षा के लिए होगा। और मेन एनसीईआरटी के लाइन पर जो प्रश्न है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एकदम ताजा क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग को हिंट करे, कैसे पढ़ना है इसके लिए प्रेरित हो। अभी हम किताब का भी दिखाएंगे लास्ट में, कैसे देखना चाहिए, कैसे प्रश्न बना है। रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग देखें, भारत के क्रांतिकारी घटनाओं को देखते हुए कि कोई कहीं बम पटक रहा है, कैसे उसको रोका जाए, इसके लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक रॉलेट एक्ट के लिए, रॉलेट एक्ट की कोई बात नहीं हुई थी, इसमें मुख्य रूप से हम लोग को जो ध्यान देना है, रॉलेट एक्ट की बात नहीं है, मुख्य रूप से जो हम लोग को ध्यान देना है, इसमें कहा गया कि जो भारत की क्रांतिकारी घटना है वो रोके। और सिडनी रॉलेट एक जज थे, उन्हीं के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, और इसीलिए सिडनी रॉलेट के नाम पर 18 में रिपोर्ट दी। इनके रिपोर्ट के अनुशंसा पर 18 मार्च 1919 एक एक्ट पारित हुआ जिसका नाम था अराजकता और क्रांतिकारी घटना नियंत्रण अधिनियम। इतना नहीं बोल के इसको शॉर्ट में सिडनी रॉलेट के नाम से रॉलेट एक्ट कथन देगा, पूरी बात लिख देगा, कथन में दे देगा अराजकता और क्रांतिकारी घटना नियंत्रण अधिनियम ही रॉलेट एक्ट कहलाए। बिल्कुल सही। तो ये पूरा नाम इसका है रॉलेट एक्ट का। इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि बिना मुकदमा चलाए, एनसीईआरटी पे देखोगे सेम लाइन लिख, बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक किसी भारतीय को कैद में रखा जा सकता है, न अपील, न वकील, न दलील। और इसी कारण से भारतीय इसको कह रहे हैं कि कौन ई काला कानून। हम लोग अन्य नाम भी इसका जस्ट देखेंगे। और यही 6 अप्रैल 1919 रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, गांधी इसमें फॉर्म में आए। यह पूरे भारत में फैलने वाला पहला सत्याग्रह। बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन आएगा, पूरे भारत में फैलने वाला पहला सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह है, लेकिन इसका लिमिटेशंस दिया है, केवल शहरों तक है, आम जनों तक नहीं है। तो 2 प्रश्न यहाँ शानदार आते हैं, भारत का पहला जन आंदोलन तो असहयोग, लेकिन पूरे भारत का पहला आंदोलन रॉलेट सत्याग्रह, दोनों बहुत ही शानदार प्रश्न है। एनसीईआरटी के अनुसार से जन शब्द लगा देगा तो असहयोग हो, जन हटा दिया तो पूरे शहरों में पहली बार भारत में फैलने वाला हमारा कौन है, रॉलेट सत्याग्रह। इसी सत्याग्रह के विरोध में हम लोग देख रहे हैं, इसके पक्ष अंग्रेज लोग इसको बड़ा मुश्किल से दबा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग कहाँ है, पंजाब में, अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। वहाँ यही रॉलेट एक्ट के विरोध में 10 अप्रैल को जो भीड़ जा रही थी, तो अमृतसर जुलूस पर फायरिंग किया, कई निर्दोष मरे। और इसी हंगामा को देखते हुए वहाँ जनरल डायर को गवर्नर बनाया गया, और वहाँ पे पूरे धारा 44 लगाए गए कि बिना मतलब कोई नहीं निकलेगा। एनसीईआरटी कहता है कि इसकी जानकारी सबको नहीं थी। और 13 अप्रैल 1919 को बाहर से भी लोग अमृतसर में पहुंच गए
क्योंकि उस दिन बैसाख पूर्णिमा थी। जान के क्वेश्चन देगा, आजकल का क्वेश्चन इतना शानदार है कि तुम्हें अंदाज नहीं हो। अब हम ही को क्वेश्चन सेट करना है तो जान के क्वेश्चन देंगे। बैसाख पूर्णिमा से संबंधित घटना नहीं है। 1, गौतम बुद्ध का जन्म। बी, गौतम बुद्ध की मृत्यु। सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जल्दी बोलो। और डी, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश। कौन बैसाख पूर्णिमा से संबंधित नहीं है? तो गौतम बुद्ध का उपदेश बैसाख पूर्णिमा से नहीं है। इतना खतरनाक देता है। लड़कन बुद्ध छोड़ के जलियांवाला मारता है, ये भी हमारा यही बैसाख पूर्णिमा का है। और इसी कारण बैसाखी पूर्णिमा में पंजाबी लोग मेला घूमने आए थे, और इसी मेला के भीड़ में गोली चलाने का आदेश आर डायर ने दिया, जबकि गवर्नर ओ डायर था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 1000 निर्दोष निहत्थे भारतीयों की जब हत्या की तो गांधी ने कहा, अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में हिमालय जैसी भूल की। 2 बात सुनेंगे, पहले इंपॉर्टेंट सुनना। अगर रहेगा भारतीयों ने हिमालय जैसी भूल की तो चौरी चौरा हत्याकांड है। ये टीआरई में भी पूछा हुआ प्रश्न है। भारतीयों के हिमालय जैसी भूल तो चौरी चौर, अंग्रेजों के हिमालय जैसी भूल तो आप जालियांवाला बाग हत्याकांड कहोगे। टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दिया। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शंकरन नायर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। और सरकारी आंकड़े के अनुसार जालियांवाला बाग में 379 व्यक्ति मरे। इसके जांच के लिए हंटर कमीशन 7 सदस्य बना, जिसमें 3 भारतीय थे, एक सुल्तान अहमद, चिमन लाल और जगत नारायण। तो ये ध्यान दीजिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका 7 सदस्य में 3 भारतीयों से पूछता है। अब बारी है प्रश्न के मिलाने का। तो हम लोग बोला, तो नीचे का क्लास पढ़ रहा होगा, ब्रह्मा क्लास देखो, ब्रह्मे दिख रहा है, 379 ऐसे है उसमें। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें पहले हम लोग एक बार ध्यान से देखें। ये रॉलेट सत्याग्रह को एनसीईआरटी क्या कहता है? सब पढ़ल एक तरफ है, एकर एक पन्ना एक तरफ। इतना वैल्यू देके पढ़ना है, समझ लो। तुम कितनों जुटाते रहो तो सब एक फैक्ट एक तरफ, इसका एक पलड़ा पे रखोगे एक तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन सुने। रॉलेट एक्ट 8वां क्लास के रॉलेट एक्ट में लिखा है, 8 क्लास के एनसीईआरटी में पेज 98 पर लाइन है। ये लाइन जरा ध्यान दीजिए। इसी को शैतान की करतूत कहा गया। क्वेश्चन आएगा, शैतान की करतूत किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। बड़ा इंपॉर्टेंट, 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और इसी को अपमान और याचना दिवस मनाने की घोषणा की। 8वां क्लास से हमने क्वेश्चन दिया था और ये लाइन उठाया था, अपमान और याचना दिवस मनाया गया, तो लड़के पकड़ा गए। आंसर 6 अप्रैल 1919। इसी का दूसरा नाम अहिंसक विरोध दिवस। जान के देगा, अहिंसक विरोध दिवस मनाया गया। चॉइस से चौरी चौरा, बी जलियांवाला और सी रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो रॉलेट सत्याग्रह में अहिंसक विरोध दिवस मनाया गया, अपमान याचना दिवस मनाया गया। कब? 6 अप्रैल को। और इस कानून को कहा गया शैतान की करतूत। बोलो, ये लाइन बिल्कुल क्लियर है सबका? एक तो हम लोग ये देखे, इसी क्लास में जरा ध्यान से समझें। एनसीईआरटी ने साफ लिखा, रॉलेट सत्याग्रह। शब्दों पर गौर करेगा। अब तुम लोग ध्यान देगा, पहले तो आहिस्ते से एक बार पन्ना उल्टा फेंक दी। अब शब्दों पर ध्यान दे। ठोकर लगने के बाद आदमी संभल के चलता है, इसीलिए तुमको शुरू में हम ठोकर लगवाने का प्रयास किए कि संभलो। अब लाइन पर जरा ध्यान दो। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ
पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि मोटे तौर पर शहरों तक सीमित था और अप्रैल 19 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए। इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष कौन था? रॉलेट सत्याग्रह। बोलो रे, लाइन क्लियर है सबका? एक पेज फिर देखते हैं और तब एनसीईआरटी की बात से क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए। साफ एनसीईआरटी लिखता है कि इसमें लाल, बाल, पाल ये तीनों का जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता है, पूरे भारत की सूचना देता है, क्योंकि तीनों का मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर था, फिर भी सेम तरह का नेचर रहा। ये लाइन पर जरा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यह लाइन 12वां क्लास के एनसीईआरटी पेज 287 पर, चूंकि 12वां क्लास का है तो इससे प्रश्न 11-12 वाले भी टीआरई के बच्चे को खूब बने। हम लोग टीआरई के जो बच्चे हो चुके एनसीईआरटी बीटीबीसी, ये लाइन बाय लाइन टांग के जौन दिन एकदम डाइजेस्ट कर लिया, ज्वाइनिंग लेटर लेके निकल जाओगे कि होगी। खाली शर्त है आर्ट्स के बच्चे को साइंस ठीक करना, साइंस के बच्चे को आर्ट्स ठीक करना, 40 नंबर तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए। और अभी समय है, कई लोग अंतिम में जगेगा तो उसी तरह का होगा। कई लोग लास्ट में, एक आदमी था राजा के कहा कि कुछ जमीन दीजिए, तो राजा कहा कि जो है ठीक है जाओ दौड़ो, सूर्य अस्त होते होते जहां तक से लौट के चला आएगा वो सब जमीन तुम्हारा। दौड़ना शुरू किया, दोपहरिया तक दौड़ा, फिर सोचा लौटे, कहा कि ना तनिक ना आओ, सब ले ही ले बढ़िया से। फिर सोच रहा है थोड़ा सा आओ, अब इतना लेट हो गया लोभ में कि दौड़ रहा है तो सूर्य अस्त होते होते हाफ के इधरे गिरल है, पहुंच नहीं पाया, कुछ नहीं हो। ये क्यों बता रहे हैं? कई लोग वैसे ही हाफे में लगल, अभी ना निकलेगा घोषणा था, अब फिर निकल गया तब, अब जा, अभी ना, अब ई वाला, तो फिर तुम लौट के नहीं आ पाओगे, समय पे नहीं पहुंचो। तो अभी वक्त है, जगो और इस स्टेप को समझो। तुमको छोड़ने के पूर्व, यहाँ जो क्लास खत्म हो, छोड़ने के पहले मैं खुद समझा दूंगा तुम कैसे अब यहाँ से आगे का 2-3 महीना बिताओ। अगर तुम उस रास्ते पे चल दिए, कोई तुम्हारा रिजल्ट नहीं रोक सकता। नहीं चलोगे तो यहाँ छोड़ दो, धरती पर कहीं चले जाओ, रिजल्ट नहीं हो। बात समझो, रिजल्ट तो तुम्हारे अंदर नहीं था कि तुम क्या करोगे। हम लोग तो मार्ग दिखाने वाले लोग कि हाँ इसमें है, तुम अपना ध्यान दीजिए। तो लास्ट में तुम पर ब्रेक लगाएंगे, कैसे कैसे क्या है। इसमें देखो क्या लिखा है, इन उदारवादियों में गांधी जी के मान्य माने बोनाफाइड वैलिड राजनीतिक परामर्शदाता, राजनीतिक रूप से सलाह देने वाले गोपाल कृष्ण गोखले के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। सब लंदन के ट्रेनिंग लिए हुए थे। अब ये बात, अब क्वेश्चन उठता है कि गोपाल कृष्ण गोखले कहाँ के थे? गुजरात के। अली जिन्ना कहाँ के थे? तो अली जिन्ना पाकिस्तान के कराची में जन्म लिया था, लेकिन इसके पूर्वज गुजरात के ही थे। इसीलिए लिखा है कि गुजराती मूल के थे, इनका जड़ वहीं था। और सब एक वकील थे और वकालत कहाँ से किए थे? लंदन से। तो ये एक बड़ा जबरदस्त आपका यहाँ पे बात देखे। एक इस पेज को देख लिया जाए, फिर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। इस पेज में अब सारे बच्चे खूब बढ़िया से सुन लीजिए। क्वेश्चन लिखा है, अब समझो। समारोह हो रहा है उद्घाटन का, एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता उपस्थित थे। इन व्यक्ति की तुलना में गांधी अज्ञात थे, कोई नहीं जान रहा था उन्हें। भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर न्योता मिला था। क्यों न्योता मिला था? जो समझ में आ रहा है ना, दक्षिण अफ्रीका के कार्य के आधार पर न्योता मिला था। और सबसे इंपॉर्टेंट है, गांधी ने भाषण दिया, हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती। बारी है 10 प्रश्न का, अब तो तुम लोग बना देगा।
अब तुम लोग का जो आंसर है देखना है उस बच्चे ने कितना सही किया। पहला, लाल बाल पाल पर विचार करें। फर्स्ट, स्वदेशी आंदोलन ने इन प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, सही है। तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष के क्षेत्रीय चरित्र की सूचना देता है। नालायक क्षेत्रीय नहीं, राष्ट्रीय चरित्र की सूचना देता है। एक शब्द का फेर है, क्षेत्रीय माने छोटा, राष्ट्रीय माने बड़ा, और तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर था। असत्य कथन है, केवल दो, आंसर बी। बात समझिए, बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, तो पहला नंबर तो इसका गलत हो गया। दूसरा चलते हैं, चलो, अरे सुनते जाइए। क्वेश्चन दूसरा, उदारवादियों में महात्मा गांधी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, अली जिन्ना, लोहिया नहीं। 1-2, सही आंसर बी, गलत हो गया। ये दूसरा तो क्लियर है सबका। तीसरा चलते हैं। कथन, गांधी, गोखले, जिन्ना गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। जल्दी बोलो, सही ना है रे? सही है। और जेबी कृपलानी वकील नहीं थे, सही है। रिलेटेड बात नहीं है, बी होगा, डी गलत हो गया। क्या था रे 10 में 10 वाला? तुम अच्छा, चलो, अच्छा कोई बात, घबराओ नहीं। कल फिर आउट है असहयोग सबने भारत छोड़। फिर कल ऐसे ही हाथ उठाएंगे 10 में 10 वाला, आप फिर बुलाएंगे। अभी तो क्वेश्चन देख लो। कल तुम लोग चूंकि ज्यादा तैयारी से रहेगा तो थोड़ा हम भी तैयारी से रहेंगे। बात समझ, तुम ही से 10 में 10 सही हो जाएगा। वो भी पढ़, सब टॉपिक बतावल फिर भी नहीं होगा, और वो भी कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा, सब किताब से होगा। एक भी लाइन बाहर से नहीं देंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन सेटिंग का एक प्रारूप। जब हमें इसी क्वेश्चन को भारी करना होगा तो हम 2-3 पेज को एक साथ मिक्स करें, किसी घटना के साथ उसको ऐड करें, तो क्वेश्चन का लेवल टफ होगा। ऐसे प्रश्न से जो बच्चे एकदम फैमिलियर हो गए हैं, कोई रिजल्ट नहीं रोकेगा। रिजल्ट ऐसा ही 10 क्वेश्चन से होगा। सब ऐसा थोड़े आएगा रे, सब ऐसा आएगा तो कोई परीक्षा का फॉर्म भरेगा, कहेगा फॉर्म भी बेकार है। ऐसा ही 10-15 क्वेश्चन होगा जो निर्णायक होगा आपके लिए रिजल्ट के लिए, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सुनेंगे ध्यान से। अगला कथन, गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई, सही है। इस समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के प्रतिष्ठित व्यक्ति की तुलना में गांधी अपेक्षाकृत अज्ञात थे, सही है। रिलेटेड लेकिन नहीं है, अज्ञात है, इसके लिए नहीं बुलाया गया, आंसर बी। तो ये भी गलत किया है। चलो, पांचवा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी को नेता क्यों दिया गया? दक्षिण अफ्रीका में कार्य के आधार पर, एक सही बोहनी हो गया। चलिए, बहुत सुंदर। छठा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सत्र में गांधी ने भारतीयों की मुक्ति किसके माध्यम से कहा? किसान, उसने भी बोला था, तो उसका 2 नंबर हो गया। भारत में अपमान और याचना दिवस अभी सुना था, 6 अप्रैल 1919, अभी न सुना था रे? ये रॉलेट सत्याग्रह के दिवस के दिन है, और इसीलिए 13 वाला नहीं है, 2 क्वेश्चन ही रह गया। शैतान की करतूत, जल्दी बोलो, जलिया वाला होगा? कौन होगा? जल्दी बोलो, ए की बी की सी? कस के? मूर्ख, आंसर ई। गधे, रॉलेट एक्ट रहना चाहिए था, सत्याग्रह नहीं। तुम लोग इतने मूर्ख हो, शांति रख रहे। सब सुनैला के बाद तो निकल लक्षण खराब। एक एक शब्द का खेल है, तुम लोग फिर धरा रहा है, तो इसमें खैर, अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए।
अगला नंबर हम लोग चलेंगे 9 माह रे। हम जान रहे थे इसलिए उसमें थोड़ा सा एगो देखे कि सब सिखला के बाद एक आगो गलती के अलग आनंदे है कि पूरा पढ़ के भी हो रहा। इससे तुम एकदम संभल संभल के चलना सीखोगे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। बोलो बोलो, कौन होगा? रॉलेट एक्ट, गधे, रॉलेट सत्याग्रह एक्ट नहीं, पहला अखिल भारतीय संघर्ष। तो भारतीयों का ना रे, फिर तो नहीं समझ रहा, शैतान की करतूत एक्ट है, लेकिन भारतीयों का अखिल भारतीय प्रयास सत्याग्रह। लोग एक बार कौवा उड़ता भैंस उड़ करने लगता है नालायक। क्वेश्चन के नेचर को देखो क्या कह रहा था। चलिए, अंत भला तो भला। किस घटना से गांधी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए? और रॉलेट सत्याग्रह बिल्कुल सही जवाब है। 10 में उसने 3 सही किया। तुरे अभी तो 8 पर होगा, वो कल बुलाएंगे तो रहा, कल पता चलेगा कै पर है। चलिए खैर, शांति बनाओ, बोला जाए, शांति बनाइए। कस के बोलो। कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका से, वो तो दिनसा बाचा अध्यक्ष थे, कलकत्ता में आए थे 1900, जल्दी बोलो, 1 में तो भाग लिए। अध्यक्ष दिनसा बाचा थे। तो सब फैक्ट है, वो सब तो पूरा गहरा हो चुका है। हमारी दिलचस्पी 1901 में नहीं है, वो सब तो कॉपी निकालोगे सब हल है। तुम कॉपी देखोगे तो यहाँ है। ये सब क्वेश्चन के लिए मैंने क्लास कर रहे थे। तो बोलो रे, क्लियर है सबका ना? तो नीचे भेंट किया था, कहा कि हिस्तिया में कुछ है सर।